नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुंडा उलगुलन और आदिवासी विद्रोहों के कारण के बारे में, है ना। पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने भील, कोली, कोल और संथाल विद्रोह के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। अब एक और महत्वपूर्ण विद्रोह जो है आदिवासी रह गया, जिसका नाम है मुंडा उलगुलन या मुंडा विद्रोह भी जिसे कहते हैं, या महान उपद्रव भी इसे कहते हैं। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि इन आदिवासियों को, बेचारे भोले भाले जंगल में रहने वाले को, क्या ज़रूरत पड़ गई बाहर आकर जंगलों से अंग्रेज़ों से लड़ने की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, कल का लेक्चर जो था उसमें हमने आदिवासियों के आंदोलनों के बारे में ऑलरेडी कुछ जानकारी हासिल कर ली है ना। तो वो सारे आंदोलन अगर हम देखें तो वो कब से कब तक थे, वो आंदोलन अगर हम देखें तो वो 1857 से पहले के थे, यानी कि 1855-56 में ही आंदोलन हो जाता है संथाल। तो 1857 के बाद में भी बहुत सारे आंदोलन जो है वो होते रहते हैं, और उन्हीं आंदोलनों में से एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो है, उस आंदोलन का नाम है मुंडा उलगुलन या मुंडा उपद्रव, है ना। तो इसको मुंडा उलगुलन ये शब्द जो है आप याद रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और क्वेश्चन ऐसे ही शब्दों से जो है यूपीएससी पूछ लेती है। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया था इस पे, है ना। तभी तो मैं कल भी आपके जो कल का लेक्चर था उसमें मैं आपको जोर दे के बोल रहा था कि ये दीकू, सूड ये क्या होते हैं, दामने कोह क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। तो मुंडा उलगुलन जो है या मुंडा उपद्रव ये शुरू होता है कहाँ पर, जो ये अपना छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है बिहार का, वहाँ पर ये आंदोलन शुरू होता है। देखिए, इसका नेता, जो मुख्य नेता होता है उसका नाम होता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, देखिए ये बिरसा मुंडा ये अपने आदिवासियों को समझा रहे हैं कि ये अंग्रेज जो लोग हैं ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये इनका आंदोलन तो बिरसा मुंडा से पहले भी चल रहा होता है। बिरसा मुंडा जब छोटे होते हैं तभी अपने समुदाय के, अपनी कम्युनिटी के जो नेता थे, बड़े बड़े जो बड़े बुजुर्ग थे, उनसे सुनते आए थे कि इन अंग्रेज़ों के आने से पहले, इन साहूकारों के, सूदखोरों के आने से पहले यहाँ पर किस प्रकार से एक सतयुग हुआ करता था, शांतिपूर्ण ढंग से हम रहा करते थे, समतावादी हमारी संस्कृति थी। फिर ये लोग हमारे जंगलों में आए और एकदम राक्षसों के जैसे ये हम पर शासन करने लगे, है ना। और ये तो जो महारानी विक्टोरिया होती है उसे राक्षस राज जो रावण है उसकी पत्नी मंदोदरी से उसकी तुलना करते हुए ये सब कहते हैं। तो ये जब बड़े होते हैं, और जब ये बड़े होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाकर ये वहाँ पर जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उनके संपर्क में आते हैं। ईसाई मिशनरियों से इन्हें थोड़ा ज्ञान मिलता है कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, ये सब काम आपको नहीं करने चाहिए, है ना, नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, इस प्रकार के। फिर आगे चल के ये वैष्णव संतों के संपर्क में आते हैं, तब इनको थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो इसकी वजह से बाद में ये अपने समुदाय में आते हैं और ये कहते हैं कि हम भी जैसे कि नशा करते हैं, ये सब चीज़ें, मांस खाना, नशा करना, ये सब चीज़ें हम भी छोड़ दें और एक साफ़ सुथरा स्वच्छ जीवन अपना लें, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो राक्षस हैं, इन राक्षस लोग जो है, जो दीकू है, जो सूड है, इनसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम भी इनके बराबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बाद में जो बिरसा मुंडा है इनके नेता बन जाते हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि जो आदिवासी लोग हैं, मुंडा लोग हैं, वो तो इनको भगवान भी मानने लगते हैं कि ये भगवान है, ये बहुत सारी इनमें शक्तियां हैं, जादुई चमत्कार इनके पास हैं, और इन चमत्कारों के बल पर ये जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। और इनके पास तो इतनी शक्ति है कि अंग्रेज़ों की जो गोलियां हैं उनको पानी बना सकते हैं ये। इस प्रकार से इनके बारे में ये अफवाहें वगैरह फैलने लगती हैं। और ये भी इनको जो अपना पुराना जो काल्पनिक एक अतीत दिखाते हैं, स्वर्ण युग दिखाते हैं जहाँ पर मुंडा राज हुआ करता था, इसके सपने दिखाते हैं कि हम वापस सतयुग में जाएंगे जहाँ पर मुंडा राज होगा, समतावादी हमारा समाज होगा, इस प्रकार से शोषण किसी का भी नहीं होगा। इसके वजह से देखिए, फिर 1899 के आसपास या 1900 आते आते बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हो जाता है मुंडा आंदोलन, है ना। और ये वही कलयुग जो आज का है इसको समाप्त करके स्वर्ण युग की बातें करते हैं। और जो डिसुम, ये देखिए यहाँ पर डिसुम ये शब्द है ना, ये डिसुम शब्द को भी आप याद रखना। डिसुम शब्द क्या था, जो मुंडा देश है, मुंडा देश यानी इनकी जो मातृभूमि है
मुंडा देश, जहाँ पर मुंडा रहते हैं वो मुंडा देश, इनकी मातृभूमि उसे कहते हैं डिसुम। तो डिसुम पर अब किसका राज है? डिसुम पर राज है राक्षस राजा रावण की पत्नी मंदोदरी का। और ये मंदोदरी किसका रूपक है यहाँ पर? महारानी विक्टोरिया का, है ना। तो इस प्रकार से अगर देखें हम तो इस आंदोलन में एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये सिर्फ आंदोलन बिरसा मुंडा ने सिर्फ पहाड़ों के अंदर अंदर ही नहीं चलाया, बल्कि ये बाहर भी इसे ले जाना चाहते थे। ये क्या चाहते थे कि संपूर्ण रूप से ये जो अंग्रेज सत्ता है इसकी समाप्ति हो जाए। ये इनमें चेतना थी, एक राजनीतिक चेतना थी। इनको पता था कि यहाँ असली दुश्मन कौन है। इससे पहले के जो आंदोलन हुआ करते थे उनमें क्या था, जो आप कहो कि जो इमीडिएट उनका जो दुश्मन था उससे ही वो चाहते थे स्वतंत्रता। जैसे कि सूदखोर है तो वो सूदखोर को ही समाप्त करना चाहते थे। कुछ अंग्रेज अधिकारी परेशान कर रहे हैं तो अंग्रेज अधिकारियों से छुटकारा चाहते थे। वो चाहते थे, उनके दिमाग में तो ये था इनसे पहले वालों के कि जो अंग्रेज शासन है वो तो सही है, राजा को तो पता ही नहीं है, बेचारा सही आदमी है। हम लोगों की ये जो लोग हैं बीच वाले ये हमें हमारा शोषण करते हैं, राजा तो सही आदमी है, हमारी बात राजा तक पहुंच ही नहीं रही है। परंतु इनको इस बात की चेतना रहती है कि नहीं, गलती कहाँ है ना। इस प्रकार से बाद में ये आंदोलन वहाँ पर चलता है, परंतु बाद में इनकी हैजा होने की वजह से लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार भी हालांकि कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये मुंडा उल्गुलन के बारे में हमने जान लिया। तो यहाँ से जो उल्गुलान शब्द है ना, उल्गुलन, ये जो उल्गुलन शब्द है, ये उल्गुलन शब्द जो है आप याद रखना, ये किससे संबंधित है? तो मुंडा आंदोलन से संबंधित है उल्गुलन। जैसे हम पढ़ते ही से ऐसे ही है मुंडा उल्गुलन, है ना। तो मुंडा उल्गुलन किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। डिसुम क्या है ना, डिसुम, ये डिशुम भी लिखा हुआ आ सकता है। तो डिशुम मतलब जो मुंडा भूमि है उसे डिशुम कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से, मैंने आपको बताया था कि सूड, डीकू, दामने को है, डिसुम, ये सब आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। देखिए ये अपना ही चैनल की कम्युनिटी टैब है, यहाँ से ही मैं क्वेश्चन वहाँ पर ये डालते रहता हूँ PYQs। तो देखिए 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, भारत के संदर्भ में उल्गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था, है ना। अब जिसने NCERT पढ़ी थी, है ना, या थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं वो लोग तो समझ जाएंगे कि उल्गुलान शब्द जो है वो किससे है? बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है इसे मुंडा उल्गुलान कहा जाता है। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मोपला था कि नील विद्रोह था कि 1857 का विद्रोह था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्यों हमें ये डिसुम याद करवा रहे हैं, क्यों हमें कह रहे हैं कि ये डीकू, सूड़े आप याद कर लो, दामने को हो याद कर लो, है ना, इसीलिए कह रहा था। अब देख लेते हैं ये भोले भाले वनवासी क्यों बाहर आकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपने तीर कमान भाले उठा लेते, क्या कारण रहता है? कुछ तो कारण रहा होगा। ऐसे ही तो कोई आदमी अपने घर में बैठे बैठे शांतिपूर्वक ढंग से काम करते लड़ने आएगा नहीं, ऐसे लड़ने में मज़ा तो किसी को आएगा नहीं। तो मोटे मोटे अगर कारण हम देखें तो आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज, और साथ ही साथ उनकी शक्ति, स्वतंत्रता और संस्कृति में करते थे वो क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। आगे इनको समझेंगे भी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आदिवासी विद्रोहों के पीछे, इन सब के पीछे, तो आपको करना क्या है? सारे वो कारण जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो लिखना है, उसके बाद में कंक्लूजन में आपको लिख देना है। इस प्रकार से जल, जंगल, जमीन और शक्ति, स्वतंत्रता और संस्कृति में हस्तक्षेप से प्रभावित होकर या इससे पीड़ित होकर जो है आदिवासी विद्रोह करते हैं यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध। तो इससे क्या है? एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये देखिए ये एक शैली है, 3-3 के जोड़े में लिखना और बोलना, ये एक शैली होती है, ये प्रभावशाली शैली होती है। कभी भी आप देखना कोई बड़ा आदमी जैसे ओबामा को अगर आपने बोलते सुना है तो वो 3-3 के जोड़े में आपको बोलता हुआ मिलेगा। जल, जंगल, जमीन, शक्ति, स्वतंत्रता, संस्कृति, इस प्रकार से, है ना। अब इनको आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनके ऊपर कब्जा किया जाता है। तो देखिए शाही नौसेना के लिए जहाज बनाने हैं, और इन जहाज के लिए क्या चाहिए? लकड़ी। कैसी लकड़ी? नरम लकड़ी चाहिए। और वो नरम लकड़ी कहाँ से आएगी? शाहबलूत, जिसे ओक कहते हैं, है ना, ओक की लकड़ी। वो कहाँ से मिलेगी? भारतीय जंगलों में भरी पड़ी है। ठीक है साहब। फिर भारतीय रेल शुरू हो जाती है 1854 ईस्वी में। रेल शुरू हो गई तो उसके स्लीपरों के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। अब ये स्लीपर क्या होते हैं? देखिए ये जो रेल पटरी मान लीजिए इस प्रकार से जा रही है, तो इसमें ऐसे जो खंबे आपको ऐसे रखे हुए दिखते हैं ना, आज तो देखिए वो सीमेंट वगैरह के रख देते हैं, पर उस काल में अगर पुराने अपनी रेल पटरी देखिए तो वो लकड़ी के रखे होते थे। तो ये कहलाते हैं स्लीपर। तो इन स्लीपर के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता। लकड़ी कहाँ मिलेगी? जंगल में। और जंगल में कौन रहते हैं? आदिवासी। तो
आदिवासी उस पर अपना अधिकार मानते हैं, भाई हमारा ये है ये जंगल, तो इसके लिए ये क्या करेंगे, पहले जंगल को अपने कब्जे में लेंगे, यानी कि ये घोषणा कर देंगे कि जंगल भैया सरकारी है, इस जंगल से लकड़ी बिना सरकार की परमिशन से आप नहीं काट सकते, और इससे लकड़ी कौन काट सकता है, सिर्फ सरकार काट सकती है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, आज तक सैकड़ों सालों से जो लोग जंगल को अपना मानते आ रहे थे, उसके संसाधनों का इस्तेमाल करते आ रहे थे, उसमें रहते आ रहे थे, आज अचानक से उनको कह दिया गया कि ये जंगल आपके नहीं है, ये जंगल हमारे हैं, है ना। तो भाई बुरा तो लगेगा, भाई तुम कौन, हाँ तुम्हारे बाप के नहीं है जंगल, जंगल हमारे हैं, ये जल जंगल ज़मीन हमारी है। तो एकदम से जब इनको बेदखल कर दिया जाए, घर से आके यहाँ पर कागज़ मांगने लगे कि कागज़ दिखाओ कि ये जंगल आपका है, तो कितना बुरा लगता है। अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को जब पूछें कि कागज़ दिखाओ कि आप भारतीय ही हो, तो कितना बुरा लगेगा। आपको अपने ही घर में पूछा जाए कि कागज़ दिखाओ, हैं क्या सबूत है कि तुम हमारे घर के सदस्य हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हमसे भी मांगा गया कागज़, पर किसी और कारण से, कोई नहीं, चलिए जी। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार के कानून बना दिए गए, बाद में 1854 में वन विभाग गठित कर दिया जाता है, 1865 में एक सरकारी वन कानून ला दिया जाता है, और बाद में उस सरकारी वन कानून को 1878 में और भी स्ट्रिक्ट बना दिया जाता है भारतीय वन कानून के द्वारा। तो अब वहाँ पर ना तो शिकार कर सकते थे ये, ना ही वहाँ पर ये लकड़ी काट सकते थे, ना गाय भैंस अपनी चरा सकते थे, तो ये तो बेगाने हो गए आज एकदम से अपने ही घर में, है ना। इसके वजह से देखिए जो झूम खेती थी उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया। भाई जंगल जब सरकार के हो गए और जब झूम खेती करेंगे तो वहाँ की ज़मीन को साफ करने के लिए जलाना पड़ेगा, और जलाना काटना ये तो वर्जित कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो झूम खेती प्रतिबंधित। अब इनको तो झूम खेती आती है बेचारे को, ये क्या करेंगे, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब से आप शिकार नहीं करेंगे। तो भाई ये तो जंगल में रहते हैं, कंद मूल सब्जियां फल साथ ही साथ जो शिकार करके खाते हैं, अब ये कहाँ जाएंगे, ये कौन सा पिज्ज़ा और बर्गर खाएंगे, तो इनको बुरा लगा। जैसे कि एक उदाहरण हम लें तो हैदराबाद के चेंचू, मध्य भारत की बैगा, हैदराबाद के पर्वतवासी जो रेड्डी हैं वो रंपा और गुंडेम पहाड़ियों में भी विद्रोह हो जाता है, साथ ही साथ बस्तर के जो बिशन मड़िया होते हैं वो भी इन सब चीज़ों से प्रभावित हो जा रहे हैं। भाई शिकार नहीं करने दे रहे हैं, है ना, फिर उनको झूम खेती नहीं करने दे रहे हैं उनको, जैसे कि पोड़ू, ये पोड़ू किसे कहते हैं, ये झूम खेती को ही कहते हैं, रंपा और गुंडेम पहाड़ियों में इसे पोड़ू कहा जाता था। तो इस वजह से ये परेशान हो जाते हैं। फिर आदिवासी लोग ताड़ी बनाया करते थे, है ना। ताड़ी क्या होती है, ये जो एक ताड़ का पेड़ होता है उससे वो दूध सा उसका निकाल लेते हैं, है ना, फिर उससे वो ताड़ी बनती है, थोड़ा सा नशा टाइप का सा इसमें होता है, हालांकि वो हेल्दी भी होती है अगर लिमिट में पिया जाए तो इन सब को भाई ये अपना समझा करते थे, पेड़ों पे लगा दिया करते थे रात को, और सुबह उठ के उसको पी लिया करते थे, तो ये इस पर अपना अधिकार समझा करते थे। अब भाई ताड़ी पर ये अधिकार कर लेती है ब्रिटिश सरकार, क्योंकि जो भी ये सब नशे वाली चीज़ें थी इनके ऊपर सरकार का लाइसेंस शुरू हो जाता है, लाइसेंस राज, उसके ऊपर टैक्स लेना शुरू कर देती है सरकार, तो ताड़ी पर भी ये टैक्स लगा देती है। भाई ऐसी चीज़ें जो जनजातीय समाज जो है बरसों से सैकड़ों सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है, आज तुम्हें एकदम से उस पर टैक्स लगा तो बुरा तो लगेगा। तो ये सब कारण की वजह से भी इनको बुरा लगा और ये विद्रोह कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए जैसे कि चेंचू, बैगा, रेड्डी, बिशन मड़िया, ये आपके कान में अगर पड़े रहे तो एक बार क्या हुआ, 2019 में क्वेश्चन आया था पीवीटीजीज के बारे में, है ना। उन पीवीटीजीज के क्वेश्चन में इस रेड्डी शब्द का भी, रेड्डी जो जनजाति है इसका भी उल्लेख था। तो मैंने पढ़ रखा था कि भैया जो रेड्डी है ये एक जनजातीय, आप कह सकते हो कि लोग हैं, ये जनजातीय समाज है, कम्युनिटी है। तो इससे आपको देखिए एक इनडायरेक्ट आपको पता लग जाता है, एक थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है कि हाँ रेड्डी जो है वो पीवीटीजीज हो सकती है, क्योंकि पुराना एक मतलब एक जनजातीय समाज है। तो इस प्रकार से देखिए इनडायरेक्ट रूप से भी आपको क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व आप करने में सक्षम हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आदिवासियों की जो संस्कृति हुआ करती थी वो समतावादी संस्कृति हुआ करती थी। भाई उसमें कोई ऊंच नीच समाज में जैसे हमारे क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब हैं, अलग अलग जाते हैं, ऐसा नहीं होता था आदिवासियों में। सब बराबर हैं, उनका एक सरदार है जिसको वो चुनते हैं, सब मिलकर शिकार पर जाते हैं, सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, सब त्यौहार मनाते हैं। अब एकदम से इसका हिंदूकरण करना शुरू कर दिया गया। हिंदूकरण कैसा हुआ, भाई जो सौदागर, जो सूदखोर जमींदार लोग इधर यहाँ पर आके बसने लगे, और लोग जब इनमें आके बसने लगे तो उनके संपर्क में जब ये आए तो वही लक्षण इनमें आ गए, है ना। तो ये समतावादी संस्कृति अब कर्मकांडी सोपान कर्म का शिकार हो गई।
अब उसमें भी कर्मकांड करने लगे। जो इसके सरदार हुआ करते थे वो उच्च जाति के मान लिए गए, और जो उनके अनुयायी थे नीचे वाले, उनको बेचारों को तथाकथित नीची जाति के माना जाने लगा और उनके साथ भेदभाव होने लगा। कल तक जिस सरदार के साथ बैठकर वो शिकार किया करते थे, जिस सरदार के साथ मिलकर शिकार पर जाते थे, उसके साथ बैठकर गाना गाते थे, नाचते थे, खाना खाते थे, आज वो सरदार एकदम से ऊंची जाति का, हम नीची जाति के हो गए, तो बुरा तो लगेगा। बुरा लगेगा तो भैया तीर कमान उठाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, अब तक ये स्वतंत्र रूप से अपने जंगलों में जी रहे थे, कोई टैक्स इनके ऊपर नहीं था, सब कुछ समझौता एक हो रखा था, भाई जंगलवासी जंगल में, राजा जो है आपके यहाँ पर रहेंगे, शहरों में, गाँव में, इधर हम इधर नहीं आएंगे, आप इधर नहीं आएंगे। परंतु अब क्या हुआ, ब्रिटिश मालगुजार वहाँ पहुँचने लगे, खेती वहाँ पर इनको समाप्त करके वनों को खेती की जाने लगी, सूदखोर वहाँ पर पहुँचने लगे, तो अब इनसे भी मालगुजारी जो है वो वसूल की जाने लगी। अब जब मालगुजारी वसूल की जाने लगी तो बेचारों को बुरा लगेगा, स्वतंत्रता इनकी फिर समाप्त हो जाएगी, है ना। उसके बाद में जो ज़मीन इनकी हुआ करती थी, उस जो ज़मीन अब तक इनकी हुआ करती थी, प्राकृतिक रूप से मानते थे कि हाँ हमारे बाप दादाओं की ये ज़मीन है, अब ब्रिटिश सरकार उसमें निजी संपत्ति जो है वो उसका सृजन कर देती है कि ये अब ज़मीन इसकी है, उसकी है, ये फलाने की, ये ढिमके की है। जो उस ज़मीन पर कर दे सकता था, लगान दे सकता था, उसी की वो ज़मीन हो जाती। अब ये लगान बेचारे दे नहीं पाते थे तो ये ज़मीनें दूसरों की हो गई, तो इनकी ज़मीन छीन गई ना इस प्रकार से। जो सूद और दीकू, जो बाहरी ज़मींदार और सूदखोर थे, उनके पास इनकी ज़मीनें जाने लगी। जब ज़मीन जाएगी, जल जाएगा, जंगल जाएगा, बुरा तो लगेगा। बुरा लगा तो इन्होंने हथियार उठा लिए, और इस प्रकार से देखिए ये सब कारण थे आदिवासी जो विद्रोह हैं उनके। ये मोटा मोटी कारण है, अगर कहीं भी पूछे तो इतने कारण अगर आप लिख देते हैं तो चाहे 250 वर्ड्स का क्वेश्चन हो कि 150 वर्ड्स का, आप अच्छे से आराम से बढ़िया से अंदर जो क्वेश्चन मार्क्स जो है इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो चेंचू, बेगा, रेड्डी, ये सब का एग्जाम्पल्स आपको दे देना। अब देखिए हम लास्ट में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कुछ गैर जनजातीय आंदोलन भी हुए थे, इनके बारे में छोटा मोटा सा अगर कान में पड़ा हो थोड़ा सा तो वो अच्छा रहेगा। कुछ तो इनके कुछ जो आंदोलन के बारे में तो हमने ऑलरेडी जानकारी जो है वो हासिल कर ही ली है ना। तो कट्टा बोमन का विद्रोह होता है, ये होता कहाँ है, ये होता है तिरुनेलवेली में, और 1792 और 99 तक ये चलता है। इसमें वीर पांडे और कट्टा बोमन इसके नेता होते हैं। कट्टा बोमन को अंग्रेजों द्वारा अधिराज्य मानने के लिए दबाव, यानी कट्टा बोमन के ऊपर दबाव डाला जाता है अंग्रेजों को अपना स्वामी मानने के लिए कि अंग्रेज स्वामी है, हमारी गुलामी स्वीकार करो, है ना। इसलिए कट्टा बोमन जो है वो विद्रोह कर देता है। सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ था 1770 से 1800 के बीच में, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सन्यासी फकीर कौन हुआ करते थे, तो इसमें नेता देखिए देवी चौधरानी भी इसके नेता हुआ करती थी। मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सब सन्यासी विद्रोह के नेता थे। और ये किस लिए होता है, अंग्रेज जो है उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करना शुरू कर लेते हैं, है ना। देखिए सन्यासी फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह फिर देखिए 1776 से 77 के बीच में होता है। इसके नेता होते हैं मजनू शाह और चिराग अली शाह। ये बंगाल का विलय वहाँ पर कर दिया जाता है, आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर, इसलिए ये सब कर देते हैं। और ये तो हमने ऑलरेडी फकीर और सन्यासी विद्रोह तो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एक है ये पायक विद्रोह या पाइका विद्रोह इसे कहते हैं। ये हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा का राजा होता है, उड़ीसा का जो खर्दा होता है, तो खुर्दा का राजा होता है, उसके नेतृत्व में ये होता है। और साथ ही साथ वहाँ के नेता होते हैं जगबंधु, उनके नेतृत्व में 1804 से 6 के बीच में ये आंदोलन हो जाता है। होता क्यों है कि जो खुर्दा का राजा है उसका ज़मीनों को अधिग्रहण कर जो है कर लिया जाता है, और ये जो पायक लोग थे इनकी ज़मीनों का भी अधिग्रहण कर लिया जाता है ना। इसकी वजह से जो खुर्दा का राजा था वो एक विद्रोही संगठन बना लेता है और अंग्रेजों का के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर देता है। अंग्रेज फिर देखिए अंग्रेज तो दमन कर ही देंगे क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक। अहोम विद्रोह, तो अहोम देख कहाँ पर था, अहोम राज्य आसाम में हुआ करता था। 1828 में गोमधर कुंवर वहाँ के नेता होते हैं, है ना। और कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय किए गए वायदे से मुकरने के कारण ये विद्रोह कर दिया जाता है। अंग्रेजी सेना द्वारा इसमें भी दमन इसका कर दिया जाता है। वेलुथम्पी का विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था, दीवान वेलुथम्पी के नेतृत्व में, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। रामोसी विद्रोह ये हुआ था पूना में, चित्तूर सिंह और उमाजी जो है इसके नेता होते हैं। पेशवा के क्षेत्रों पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लेने के कारण ये जो रामोसी लोग थे ये बेरोजगार हो जाते हैं, उसकी वजह से विद्रोह कर दिया जाता है रामोसी लोगों के द्वारा। फिर है कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह भी प्रसिद्ध है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जो है
चेन्नम्मा, देखिए यहाँ पर लिखा है, तो रानी चेन्नम्मा जो है वो यहाँ पर विद्रोह करती है, क्योंकि रानी चेन्नम्मा के पति होते हैं देसाई की मृत्यु के बाद में उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, इसलिए वहाँ की रानी जो होती है चेन्नम्मा विद्रोह कर देती है अंग्रेजों के विरुद्ध। हालांकि बाद में देखिए अंग्रेजों का कित्तूर पर अधिकार हो जाता है ना। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और धारवाड़ की जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कित्तूर विद्रोह हमने देख लिया, रानी चेन्नम्मा का नाम भी हमने सुन लिया। फिर है राव भारमल का विद्रोह, तो ये कच्छ और काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर होता है। कच्छ का जो घरेलू मामले होते हैं उनमें दखलंदाजी करने लगते हैं अंग्रेज, उसकी वजह से वहाँ का राव होता है भारमल, वो विद्रोह कर देता है। फिर है संबलपुर का विद्रोह, ये सुरेंद्र शाही के द्वारा किया जाता है। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। 1827 से 40 के बीच में होता है संबलपुर का विद्रोह सुरेंद्र शाही के द्वारा। वहाँ पे देखिए आंतरिक मामलों में और उत्तराधिकार के मामलों में अंग्रेज जो है वो हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। सतारा विद्रोह देखें, ये महाराष्ट्र में है। सतारा 1840-41 में होता है। वहाँ के जो धर्राव पवार, नरसिंह और दत्तात्रेय पाटेकर जो हैं, इनकी वजह से ये इनके नेता होते हैं, क्योंकि प्रताप सिंह को पद से हटा दिया जाता है और देश निकाला दे दिया जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर सतारा विद्रोह होता है। बुंदेला विद्रोह देखिए दमोह और सागा में होता है, और बुंदेला कहाँ है? बुंदेलखंड में। वहाँ के नेता होते जवाहर और मधुकर शाह है। ये भूमिकर नीति के कारण असंतोष वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, ये भूमिकर वहाँ पर खूब ज़्यादा वसूलने लगते हैं अंग्रेज। फिर गडकरी विद्रोह होता है, गडकरी भी देखिए महाराष्ट्र में ही है, तो गडकरी भी महाराष्ट्र में होता है। सतबंदी विद्रोह है, ये भी महाराष्ट्र में होता है और इसके नेता अन्ना साहिब होते हैं, ठीक है। फिर राजू विद्रोह होता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इसके नेता होते हैं वीरभद्र राजू, है ना। ठीक है साहब, आगे चल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक पालकुंडा विद्रोह है। पालकुंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जमींदारों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है, इसलिए वहाँ के जमींदार जो है वो विद्रोह कर देते हैं पालकुंडा के, ठीक है। इस प्रकार से और बहुत छोटे छोटे से विद्रोह देखिए, फराइजी आंदोलन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ये बहावी आंदोलन हमने, पागलपंथी, कूका आंदोलन, ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी जानकारी हासिल कर ली है। एक बार बैठ के आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। अब जो कल का लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति है वो क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उसके जो है प्रभाव क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त कोई है जिसे आप चैनल रिकमेंड करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।